हेलो, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल बर्ड्स फॉर एसएससी पर आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सीपीओ 2020 की 24 नवंबर की जो शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट, उसमें आए हुए क्वेश्चंस की, जो कि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स CHSL, CGL, MTS और JD इनमें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहना। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 17, एक्स वाई जेड बराबर 171 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 111, तब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड की होल पावर 1/3 की वैल्यू क्या है। दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान होना चाहिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कोष्टक एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इसमें दोस्तों हमारे पास सारी वैल्यू है, सिर्फ ये नहीं है। हमसे पूछी किसकी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर एक्स प्लस एक्स वाई जेड बनाना है, तो उसके लिए प्लस एक्स वाई जेड एड करेंगे और माइनस भी साथ में करेंगे, क्योंकि हमको बैलेंस करना है। तो माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस 4xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 17 गुणा 17 का स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसकी वैल्यू हमारे पास 111। ये होगी दोस्तों हमारे पास 17 गुणा 289 माइनस 333 और माइनस 4xyz। xyz की वैल्यू हमारे पास है दोस्तों 171। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी दोस्तों 684। अब दोस्तों क्या बचा हमारे पास इधर, तो 17 गुणा 44, ये दोस्तों किसका होगा, माइनस का। ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 684। तो ये हमारे पास हो गया दोस्तों माइनस 748 प्लस 684। ये वैल्यू है हमारे पास दोस्तों माइनस 64। अब ये तो किसकी वैल्यू है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड, और इसकी हमको क्या है, होल पावर 1/3 चाहिए। तो इसकी होल पावर 1/3 क्या हो जाएगी दोस्तों, माइनस का 4। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर 11 सेमी त्रिज्या का एक ठोस लेड गोला पिघलाया जाता है और प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे ठोस गोलों में परिवर्तित किया जाता है। ऐसे गोलों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि जब भी 2 अलग अलग फॉर्म में कोई भी सॉलिड हो, उसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। तो इस कंडीशन में भी क्या दोस्तों, वॉल्यूम सेम रहेगा। और गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है दोस्तों गोले का वॉल्यूम। तो पहले गोले का वॉल्यूम कितना था, 11 सेंटीमीटर त्रिज्या थी। तो दोस्तों पहले वॉल्यूम था उसका 4/3 पाई 11 का क्यूब इज इक्वल टू, अब बाद में क्या हुआ कि वो 2-2 सेंटीमीटर के कोई अनेक गोले थे, उन गोलों की संख्या हमको निकालनी है। तो मान लो कि वो n गोले थे, उनमें कन्वर्ट किया तो 4/3 पाई 2 का क्यूब। तो यहां से 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। ये हुआ दोस्तों हमारे पास 1331/8 बराबर n। 8 का इसमें भाग देंगे तो 166 पॉइंट कुछ आएगा दोस्तों, ये आई n की वैल्यू। तो हमसे क्या पूछा है कि पूर्णांक में कितनी वैल्यू हो सकती है। तो 166 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगला गोला पूरा बनेगा नहीं। तो जो मटेरियल बच जाएगा उसको छोड़ दो। टोटल जो पूरे पूरे गोले बनेंगे हमारे पास कितने बनेंगे दोस्तों, 166। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ABCD is a cyclic quadrilateral such that AB is a diameter of the circle circumscribing it and angle ADC is equal to 118 degree. What is the measure of angle BAC? दोस्तों इसकी हिंदी नहीं है, टाइपिस्ट टाइप करना भूल गया होगा शायद, तो मैं आपको इंग्लिश में ही इसकी हिंदी कन्वर्ट करके दे दूंगा। क्या दोस्तों क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। इस प्रकार है कि एबी क्या उसका डायमीटर है, कोई सर्किल है
उसका ए बी डायमीटर है और ए बी सी डी एक क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है और एंगल ए डी सी की वैल्यू दोस्तों हमारे पास इसने दे दी है 118 डिग्री और पूछा है कि बी ए सी एंगल बी ए सी इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज की दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज में जो भी आमने सामने के एंगल होंगे इनका सम 180 डिग्री होगा और अगर किसी भी डायमीटर से उसकी परिधि पर कोई कोण बनाया जाता है तो वो 90 डिग्री का होता है। दोस्तों ये दो बातें आपको ध्यान में अगर होगी तो ये क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा। अब ये 118 डिग्री है तो इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों हमारे पास 180 माइनस 118 तो ये हमारे पास आ गया 62। ये 62 है ये 90 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 28 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। ये 90 हो गया ये 62 हो गया तो 180 पूरा करने के लिए इसको 28 होना पड़ेगा। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए और बी एक कार्य को 25 दिनों में कर सकते हैं। अकेला बी उसी कार्य का 66.2/3% भाग 30 दिनों में कर सकता है। ए अकेले उसी कार्य का 4/15 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान देना। दो व्यक्ति है, एक ए है एक बी है और एक बार दोनों क्या साथ साथ है तो एक कार्य 25 दिनों में कर सकते हैं। कौन? दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर उसको क्या 25 दिनों में कर सकते हैं। और बी उसी कार्य का 66.2/3% भाग, मतलब फ्रैक्शन में अगर देखा जाए तो उसका 2/3 भाग है वो बी कितने दिनों में कर सकता है 30 दिनों में। तो टोटल काम करने में कितने दिन लेगा दोस्तों? एक पूरा काम करने में वो 45 दिन लेगा। ये हो गया दोस्तों 45। ए का हमसे पता नहीं उसका पूछा है तो ऐसी कंडीशन जब भी आए मैंने आपको क्या बोला कि इनका एलसीएम ले लो और उसे टोटल वर्क मान लो। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों 225। अब 45 दिनों में 225 काम हो रहा है तो पर डे कितना काम कर रहा होगा दोस्तों 5। तो ये क्या होगी बी की एफिशिएंसी होगी 5, मतलब पर डे वो 5 काम करेगा तब 45 दिनों में वो टोटल 225 काम कर लेगा। और जब दोनों मिलके 25 काम कर रहे हैं तो उनको टोटल काम करने में पर डे 9 काम करना पड़ेगा दोनों को मिलके, तो उनका 25 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। अब 5 ये बी अकेला कर रहा है, दोनों मिलके 9 काम कर रहे हैं एक दिन में। इसका मतलब क्या दोस्तों एक दिन में 4 काम कर रहा होगा तभी तो दोनों का 9 होगा। अब टोटल काम कितना 225, इसका 4/15 भाग, तो इसका 4/15 भाग ये तो वह काम किसको ए को करना है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आई हमारे पास 4, तो 4 से इसको डिवाइड दे देंगे तो ये हो गया दोस्तों 15 दिन। 15 दिनों में ए को इस काम का 4/15 भाग करने में टाइम लगेगा। ये ऑप्शन हमारा सही है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। x² + 8y² + 12y - 4xy + 9 = 0 तो 7x + 8y इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आया था एक बार और मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि इस फॉर्मेट में जब भी हो तो स्क्वायर बनाने की कोशिश करना, होल स्क्वायर बनाने की। जैसे यहां से x² ले लो और x किसके साथ है 4x के साथ, तो इनको मिला के इसका होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। तो होल स्क्वायर में क्या होता है दोस्तों, अगर जैसे a + b है, अगर इसका होल स्क्वायर होगा तो 3 टर्म आएगी, एक तो a² + b² + 2ab। तो जिसका a² है उसके साथ 2 और a, ये 2 तो अलग आ जाएंगे। जैसे x² है तो इसके साथ में और क्या क्या आना चाहिए, एक तो 2 आ गया और एक x आ गया। अब पीछे हमारे पास यहाँ क्या बचा -2y, और अगर इसका स्क्वायर देखा जाए तो क्या हो जाएगा 4y²। तो इसको पूरे को खोल के हम ये लिख सकते हैं कि x² + 2x कोष्टक में -2y + 4y²। 4y² यहाँ यूज ले लिया तो यहाँ और कितना बचा 4y² और बचा, 4y² और बच गया। 4xy ये यूज हो चुका है, यहाँ पर कितना बचा और +12y और +9 ये भी हमारे पास बचा हुआ है बराबर 0। तो ये दोस्तों किसका स्क्वायर हुआ x - 2y का होल स्क्वायर।
उसी प्रकार इसको देखा जाए तो ये क्या है, 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2y इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसका स्क्वायर बन गया दोस्तों, 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब ये दोनों क्या स्क्वायर है और स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये 0 पॉसिबल नहीं है। ये 0 सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में पॉसिबल है, जब ये दोनों ही क्या हो, 0 0 हो। तो ये 0 के बराबर होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, x बराबर 2y, और ये भी 0 के इक्वल होगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की 3/2। जब y की वैल्यू माइनस 3/2 है तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू -3। अब हमसे पूछा क्या है, 7x प्लस 8y, तो 7 इंटू एक्स की जगह -3 प्लस 8 इंटू वाई की जगह -3/2। ये तो हो गया दोस्तों -21 -12 -33। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जमीन पर एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई 36 मीटर है। यदि उस समय सूर्य की ऊंचाई का कोण थीटा इस तरह से है कि सेक थीटा इजिकल टू 13/12, तो खंभे की ऊंचाई क्या है। दोस्तों क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई भी एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, ये कोई भी खंभा है, इसकी छाया की लंबाई दोस्तों इसकी किस जमीन पे होगी, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 36 मीटर। और यदि उस समय सूर्य की ऊंचाई का कोण दोस्तों ऐसे देखते हैं, ये अगर थीटा हो और थीटा इस प्रकार हो कि सेक थीटा की वैल्यू 13/12 हो, तो सेक थीटा दोस्तों क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है, ये 13, ये आधार 12, और 13 12 हो तो इनके साथ ट्रिपलेट से ये हो जाएगा 5। अब हमसे पूछा क्या है, खंभे की ऊंचाई, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है 5 की वैल्यू क्या आएगी। जब 12 की वैल्यू क्या है दोस्तों 36 है, तो 1 की वैल्यू 3 और 5 की वैल्यू, अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 5 गुना 3 15 मीटर। यही हमारा आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन एसएससी में रिपीट भी होते हैं, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आपको अच्छे से डील करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रमशः 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हो। यदि समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों समलंब चतुर्भुज है कोई, जिसकी दो समांतर भुजाएं, ये दोनों क्या समांतर है, इनकी लंबाई इसने दी है 15 और 17 और बीच की हाइट दी है दोस्तों 6। तो समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग 15 + 17 इंटू हाइट। तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास 15 और 17 32 इंटू 6 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर ये हमारा आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो किस में सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, जबकि हमसे पूछा किसमें दोस्तों, मीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 10⁴ का भाग लगेगा, क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो अगर इसका दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ये क्या हो जाएगी दोस्तों 10⁴ बट्टा में 10⁴ है, मतलब 4 संख्या के बाद 4 संख्या से पहले पॉइंट लगना चाहिए। 2 तो हमारे पास है, 2 0 और लगाने पड़ेंगे, तो 0.0096 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक षटभुज के आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1944√3। दोस्तों ये √3 इसके पास में है, ये नीचे नहीं है। यदि 11.5 रुपए प्रति मीटर की दर से इसके बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। दोस्तों कोई भी एक क्या षटभुज है, कोई खेत है, उसकी ये जो आकृति है वो षटभुजाकार है, ऐसी है। उसका क्षेत्रफल 1944√3, एरिया दे रखा है इसका 1944√3 मीटर स्क्वायर है। इसने क्वेश्चन में एक बात और दी नहीं है, उम्मीद से, वो ये है कि वो रेगुलर है, नियमित है, मतलब उसकी सभी साइड क्या दोस्तों इक्वल है। तो सभी साइड इक्वल हो तो षटभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों √3/4a² इंटू 6। इसमें 6 दोस्तों संभव त्रिभुज बनेंगे और एक संभव त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 a², ए अगर इसकी एक साइड हो।
इसकी वैल्यू हमारे पास है दोस्तों 1944 √3। √3 से √3 घट गया, ये दोस्तों हमारे पास 324 तो a स्क्वायर इजिकल टू 324 इंटू 4। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 18 इंटू 2 36 सेंटीमीटर, सॉरी 36 मीटर। ये a की वैल्यू आ गई 36 मीटर, मतलब इसकी एक साइड। अब हमसे पूछा क्या है कि इस खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए इसकी टोटल परिधि और जो भी परिमाप हो उसके इक्वलित होगा। उसका टोटल परिमाप क्या होगा दोस्तों 6 इंटू a, तो 6 इंटू 36, ये तो इसका टोटल परिमाप हो गया। जबकि 1 मीटर को बाड़ लगाने में उसकी लागत क्या है दोस्तों 11.5। ये हमारे पास 11.5 को अगर 6 से गुणा किया जाए तो यह तो हो गया दोस्तों 39 इंटू 36। अब आप अगर ऑप्शन में देख रहे होंगे तो सबका यह यूनिट डिजिट चेंज है, सेम नहीं है। और इसका यूनिट डिजिट चेक करें हम तो इसका क्या आ जाएगा 9 इंटू 6 54, मतलब 4 क्या है इसका यूनिट डिजिट है, और 4 सिर्फ ऑप्शन डी में है। यही हमारा आंसर है, आगे कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए, बी और सी एक खाली टैंक को 30/7 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, ए और बी पाइप भर रहे हैं और सी पाइप खाली कर रहा है। पाइप ए टैंक को 15 घंटे में भर सकता है और पाइप सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। कितने समय में पाइप बी अकेले खाली टैंक को भर सकता है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इन क्वेश्चन को करने की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 3 पाइप है दोस्तों ए बी सी, और तीनों साथ में मिलके ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साथ में मिलके क्या 30/7 घंटे में इसको भर सकते हैं। तो ये मान लिया हमने 30/7 घंटे में इसको भर सकते हैं। सी क्या करता है दोस्तों, इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो सी इसको 12 घंटे में खाली कर सकता है। खाली कर रहा है इसलिए हम नेगेटिव साइन लेके चल रहे हैं। बी के बारे में इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, और ए टैंक इसे 15 घंटे में भर सकता है। ए टैंक इसे 15 घंटे में भर सकता है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया होगा कि इनका एलसीएम लेके टोटल वर्क मान लो आप, तो ऊपर वालों का एलसीएम लेना है हमको सिर्फ, तो ऊपर वालों का एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों सिर्फ 60 लीटर। ये मान लो कि 60 लीटर क्या है इसकी टोटल कैपेसिटी है टैंक की, और ए क्या कर रहा है कि 15 घंटे ले रहा है 60 लीटर टैंक को भरने में। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों 4 लीटर पर घंटे वो भर रहा है। ये क्या होगी दोस्तों ए की एफिशिएंसी। बी के बारे में इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। सी क्या कर रहा है दोस्तों 12 घंटे में खाली कर रहा है, और टोटल खाली कितना करना है उसको 60। इसका मतलब क्या है कि वो पर घंटे 5 लीटर खाली कर रहा है। और अगर ये तीनों मिलके 30/7 घंटे में खाली कर रहे हैं, सॉरी भर रहे हैं, तो कितना भर रहे हैं वो 60, और 30/7 घंटे ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्तों 14 लीटर टैंक को क्या पर घंटे भर रहे हैं। 14 लीटर कैसे है दोस्तों 60 में 30/7 का भाग दे दो, ये दोस्तों 14 लीटर वो टैंक को भर रहे हैं। तो दोस्तों टोटल तो कितना हर घंटे 14 लीटर भर रहे हैं, जबकि 5 ये खाली कर रहा है और 4 ये भर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी कितना कर रहा है 15 लीटर पर घंटे भर रहा है। तभी तो देखो 15 4 19 - 5 14 हो गया हमारे पास। इसका मतलब क्या है कि बी पर घंटे 15 लीटर भर रहा है। हमसे पूछा क्या है कि कितने समय में वो खाली टैंक को भर देगा, तो उसको कितना 60 लीटर भरना है, और पर घंटे वो 15 लीटर भर रहा है, तो टोटल उसको टाइम कितना लगेगा दोस्तों 4 घंटे। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस कवर्स ए 60 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 hour 30 minutes, whereas the same distance is covered by a car in 45 minutes. What is the ratio of speed of the car to the speed of the bus? दोस्तों क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई भी एक बस है जो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस 1 घंटे और 30 मिनट में कवर कर रही है, और वही सेम डिस्टेंस कोई एक दूसरी कार है जो 45 मिनट में कवर कर रही है। तो कार की स्पीड और बस की स्पीड का रेशियो हमसे पूछा है। तो दोस्तों कैसे करेंगे ध्यान देना। कोई भी एक क्या बस है, तो बस टाइम कितना ले रही है दोस्तों 1.5 घंटे, 3/2 घंटे, ये तो हो गई बस का टाइम। और कार दोस्तों कितना टाइम ले रही 45 मिनट, मतलब 3/4 घंटे, ये 45 घंटे होते हैं। और मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी कि कोई भी सेम डिस्टेंस कवर करनी हो, और कोई भी 2 व्यक्ति हो, चाहे 2 अलग अलग कार हो, कुछ भी हो, मान लो बस और कार ही है,
अगर उनका टाइम का रेशियो T1 और T2 हो, दो अलग अलग टाइम का रेशियो हो, तो उनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा दोस्तों? अगर इस सेम डिस्टेंस हो तो उनकी स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाता है, T2 रेशियो T1 ये हो जाएगा। तो यहां पर उनकी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों? 3/4 रेशियो 3/2। ये हमारे पास आ गया 1:2। और ये इसका आंसर नहीं है। अगर यहाँ पर तो ठीक है, ए ऑप्शन में नहीं है। अगर ए ऑप्शन में 1/2 होता और आप लगा देते तो आपके वो गलत होता। क्यों? क्योंकि हमसे क्या पूछा है? कार से बस का रेशियो पूछा है। मतलब पहले कार होनी चाहिए, तो पहले कार का क्या है? 2:1। ये दोस्तों कार से बस का है। 1:2 क्या है? बस से कार का है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हमारा सही आंसर 2:1 होगा, ना कि 1:2। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी पर क्रमशः डी और ई को इंगित किया जाता है। यदि सीबीडी और बीसीई के समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं तो एंगल बी और सी 57 डिग्री है, तब एंगल ए बराबर है। दोस्तों क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई भी एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ए बी और एसी पर क्रमशः डी और ई को इंगित किया जाता है। क्वेश्चन में दोस्तों एक मिस्टेक है, एसएससी ने भी इसे गलती माना था। वो ये है, इनको एक लाइन और ऐड करनी चाहिए थी कि ये बढ़ी हुई ए बी और एसी पर दो कोई बिंदु है डी और ई। ये बढ़ी हुई ए बी और एसी पर है, डी और ई पॉइंट है। यदि एंगल सी बी डी ये एंगल और एंगल बी सी ई इनके समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं। इनके जो बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, वो बिंदु ओ पर मिलते हैं। और एंगल बी ओ सी, इसकी वैल्यू दोस्तों हमको 57 डिग्री दी है, तो एंगल ए की वैल्यू पूछी है। तो दोस्तों जब भी बाह्य समद्विभाजक किसी पॉइंट पर मिलते हैं तो उसका एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों 90 माइनस एंगल ए बाई 2 ये। और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है दोस्तों? 57 डिग्री। तो ये हो गया दोस्तों, यहां से एंगल ए बाई 2 की वैल्यू आ गई 57। 90 माइनस 57 क्या हो जाएगा दोस्तों? 33। तो एंगल ए की वैल्यू आ गई यहां से 66 डिग्री। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 अंकों की संख्या 5x 2y 6z 7, 11 और 13 से विभाज्य है तो x माइनस वाई प्लस 3z इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई। तो दोस्तों 7, 11 और 13 इन तीनों से 7 में डिविजिबिलिटी का एक रूल होता है कि जब भी कोई संख्या 7, 11 और 13 से डिविजिबल हो तो वो इस फॉर्मेट में होगी दोस्तों, ए बी सी इस फॉर्मेट में होगी। तो 7, 11 और 13 तीनों से क्या 7 में डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर हमारे पास संख्या क्या दी है दोस्तों? 5x 2y 6z। तो इसको भी एबीसी की फॉर्मेट में तोड़ना है और कंपेयर करो। तो ये ए है, ये भी ए है, तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 5। b यहाँ पर x है, जबकि b यहाँ पर कितनी है? 6। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। यहाँ पर c की वैल्यू 2, यहाँ पर c की वैल्यू क्या है? z। z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई 2। पूछा क्या हमसे? x माइनस वाई प्लस 3z। तो x की वैल्यू तो 6 माइनस y की वैल्यू 5 प्लस 3z, 3 इंटू 2 6। तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास 7। सी ऑप्शन हमारा आंसर है। आसान क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 12,000 रुपए हो गया तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। पहले 7,000 रुपए उसका वेतन था, बाद में उसका वेतन 12,000 रुपए हो गया। तो हमसे पूछे क्या है कि प्रतिशत वृद्धि क्या है? प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई दोस्तों? 5,000 की। कितने पर? 7,000 पर। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। 3 0 से 3 0 कट जाएगा दोस्तों। 500/7। तो ये हमारे पास हो गया 71/3/7%। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन भी आते हैं एसएससी में। एसएससी का मतलब ही क्या है? आसान है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लगभग 80 to 85% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने देख रखे होंगे। तो एसएससी के एग्जाम से आपको घबराना नहीं है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या है? दोस्तों
हमको प्रतिशत में दे रखा है, तो 100 पे हमको कोई वैल्यू मान के चलनी है। मान लिया हमने उसकी इनकम थी 100 रुपए, तो उसमें से उसने 75% उसका क्या खर्च कर दिया, तो उसका खर्च कितना हो गया दोस्तों 75%। तो उसकी सेविंग क्या हो गई दोस्तों 25। अब क्या बोला उसने आगे कि यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है, तो 100 पर अगर 28% की वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों 128, और उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है। इसमें दोस्तों 20% की वृद्धि होगी, तो ये हम निकाल लेंगे दोस्तों। ये हमारे पास आएगी, अगर 75 का 20% और एक्स्ट्रा ऐड करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 90। तो अब उसके पास बचत कितनी हुई 128। टोटल उसकी इनकम थी, उसमें से 90 उसने खर्च कर दिए, तो उसकी बचत कितनी होगी 38। हमसे पूछा क्या है कि बचत में वृद्धि या कमी, तो 25 से 38 हुई है, मतलब वही तो क्या वृद्धि हुई है। और कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 13 रुपए की, और कितने पर 25 पर गुणा 100। ये हो गया दोस्तों 13 इंटू 4 52, और है क्या हमारे पास इंक्रीज है, ये वृद्धि है। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 3 कुर्सियों का औसत मूल्य 14,014 रुपए है और उनकी कीमतें 3, 4 और 7 के अनुपात में है, तो कुर्सी का अधिकतम मूल्य। अधिकतम मूल्य का मतलब यह है कि जो भी कुर्सी सबसे महंगी है उसकी वैल्यू हमसे पूछी है, उसकी कीमत क्या है वो हमसे पूछा गया है। दोस्तों 3 कुर्सियां मान ली ए, बी और सी, उनकी जो कीमत है वो किस अनुपात में है 3:4:7 में है, और उनका औसत मूल्य दोस्तों 14,014 रुपए है। तो उनका टोटल मूल्य क्या हो जाएगा, अगर एक का मूल्य है 14,014 और टोटल कितनी है 3, तो 42,042। ये क्या उनकी टोटल प्राइस है, तीनों की मिला के उनकी कुल कीमत ये है। जबकि कुल कीमत का अगर अनुपात से देखा जाए तो ये कितनी है हमारे पास 14, तो 14 की वैल्यू हमारे पास है 42,042। तो एक की वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगी 3,003। अब हमसे पूछा क्या है कि कुर्सी का अधिकतम मूल्य, मतलब जो कुर्सी सबसे महंगी है उसकी वैल्यू हमसे पूछी है, उसकी कीमत हमसे पूछी। सबसे महंगी कुर्सी कौन सी है सी, तो इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7। अगर एक की वैल्यू 3,003 है तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों हमारे पास 21,021 रुपए। यही हमारा आंसर है सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। 24 नवंबर की जो शिफ्ट थी फर्स्ट शिफ्ट, उसके क्वेश्चन किए थे हमने, 15 क्वेश्चन किए हैं। बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाऊंगा, क्योंकि जो भी इसके अलावा क्वेश्चन आए थे वो 23 नवंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट से रिपीट हुए थे। सेम के सेम क्वेश्चन थे, वही डिजिट थे, सिर्फ लैंग्वेज भी सेम थी, बस थोड़ा सा उनको हल्का सा घुमा के पूछा था कि पहले में अगर मान लो कि ऐसे हो x + 2y = 5 और 2x + 6y बराबर कुछ और दे रखा हो 7। तो अगर पहले 23 तारीख की शिफ्ट में अगर x की वैल्यू पूछी है तो 24 वाली में y की पूछ ली। इस टाइप से उनको चेंज किया हुआ था। बाकी सेम क्वेश्चन थे, और सिंप्लीफिकेशन और डीए की क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं, तो उसमें बच्चे कुछ क्वेश्चन सिर्फ 15 ही थे, वो मैंने आपको आज करवा दिए हैं। अब कल हम सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल जाए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।